B. The wire is in the plane of the rectangle. Find the magnetic flux through the rectangular circuit if the current decays uniformly from zero. पहली चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस रेक्टेंगुलर सर्किट, और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि इफ द करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू जीरो इन टाइम टी नॉट फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। याद कीजिए फ्लक्स कैसे निकालते हैं और फ्लक्स से हम ईएमआई इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। अगर किसी सिचुएशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया आपका प्लेनर है तो फ्लक्स डायरेक्टली बी डॉट ए हो जाता है, बट कंडीशन याद रखना है। ठीक है, बी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया आपका प्लेनर होना चाहिए, तब आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वरना आपको यही यूज करना पड़ेगा। यहां पे इस सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है कि जो वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा ओवर दिस लूप वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमारे पास एक मेथड क्लियर हो गया है। तो अब सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। ओके, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इस बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके फ्लक्स निकालेंगे और इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि एट अ डिस्टेंस x मैं एक पतला सा स्ट्रिप लूंगा। ठीक है, देखने में मोटा लग रहा है बट ये पतला सा स्ट्रिप है जिसका थिकनेस कितना है? dx। ओके, अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे पहले उसका तो डायरेक्शन क्या होगा? वो अंदर की तरफ होगा। देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई नॉट, या आई नॉट दिया हुआ है हमें, डिवाइडेड बाई 2πx। डिस्टेंस कितना है? वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो क्या है? x डिस्टेंस पे ही है। यानी इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2πx, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो छोटा सा एरिया जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो कितना हो जाएगा? लेंथ है l, ब्रेथ है कितना? dx, यानी ये कितना हो जाएगा? l dx, है कि नहीं? यानी कि d फाई कितना हो जाएगा? d फाई हो जाएगा b डॉट da, है कि नहीं? d फाई कितना हो जाएगा? b डॉट da। अब da मैं क्या ले रहा हूं? ऑब्वियसली da क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए डीए को नीचे की तरफ ले लिया है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया के कारण आप एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हो या इस साइड भी ले सकते हो, ऑपोजिट साइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो बी और डीए के बीच का एंगल कितना हो गया? बी और डीए के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, यानी कि डी फाई कितना हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा बी डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2πx। डी ए का वैल्यू कितना? डी ए का वैल्यू है एल डी एक्स, और कॉस 0 डिग्री 1। यानी कि अब मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? x का वैल्यू वेरी कर रहा है a से a प्लस b तक। चेक कर लीजिए x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? a से लेके a प्लस b तक। तो ये a से लेके a प्लस b तक जाएगा, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2π। सारे कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल दिए, फिर dx बाई x का इंटीग्रल कितना होगा? ln x। और अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि लिमिट डायरेक्टली डाल दो,
तो ये कितना हो जाएगा, ln a प्लस बी माइनस ln a, यानी कि ln a प्लस बी डिवाइडेड बाई a। ये हो जाएगा ln a प्लस बी डिवाइडेड बाई a। अब मैं पूरी चीज फिर से नहीं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अब आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि ये आप डायरेक्टली समझ जाओ, और मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे भी यही है कि इसको आप डायरेक्ट लिखो यार। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये बच्चों के लिए है। अब आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आप इसको फटाफट खुद से एक स्टेप में लिख दो, ठीक है। तो फ्लक्स का वैल्यू आ गया, इसमें कोई तकलीफ, फ्लक्स में निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इसका आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कि यहां से ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालें। चलिए अब हम निकालते हैं ईएमएफ का वैल्यू। तो हमें दिया हुआ है कि करंट आई नॉट से जीरो हो जाता है कितने टाइम में, टी नॉट टाइम में। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट आई नॉट से टी नॉट हो जाता है, आई नॉट से जीरो हो जाता है टी नॉट टाइम में। और हमें यह भी दिया हुआ है कि करंट यूनिफॉर्मली ड्रॉप कर रहा है। यूनिफॉर्मली ड्रॉप कर रहा है मतलब जो उसका रेट ऑफ डिके है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली अगर करंट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसका रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जो आई होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होगा वो हो जाएगा आई नॉट माइनस के टी, है कि नहीं। ये रिलेशनशिप होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू आई नॉट माइनस के इंटू टी नॉट, यानी कि यहां से के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया आई नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट। यानी कि करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट माइनस के का वैल्यू कितना है, आई नॉट बाई टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमने निकाला करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्यों निकालना था, हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसलिए निकालना था कि हमें क्या चाहिए, हमें ईएमएफ चाहिए। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई टी टी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो फ्लक्स हमने क्या निकाला था, फ्लक्स हमने निकाला था म्यू नॉट आई। अब मैं आई नॉट को आई से रिप्लेस कर रहा हूं, चेक कर लो। यहां पे आई नॉट आया था क्योंकि करंट हमने आई नॉट लिया था। अभी क्या ले रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट ले रहे हैं। तो उस समय करंट कितना है, उस समय करंट है आई, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई टू पाई, और फिर है हमारे पास एल एन वन प्लस बी बाई ए, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, चेक कर लीजिए। म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई टू पाई एल एन वन प्लस बी बाई ए, ये है हमारे पास फ्लक्स। यानी कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अगर इसको माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई टू पाई एल एन वन प्लस बी बाई ए। और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस हो काम करने के लिए, थोड़ा स्पेस हो जाए काम करने के लिए तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एल अपॉन टू पाई एल एन वन प्लस बी बाई ए। ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिर्फ करंट है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, या माइनस आया और ये बन जाएगा डी आई बाई डी टी, है कि नहीं, चेक कर लीजिए। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एल अपॉन टू पाई एल एन वन प्लस बी बाई ए। आई का वैल्यू मुझे पता है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है, तो डी आई बाई डी टी यहां से कितना हो जाएगा, यहां से डी आई बाई डी टी हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई टी नॉट। यानी कि फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट एल एल एन वन प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई टू पाई टी नॉट, है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल फ्लक्स फाइनल ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो ईएमएफ निकालने का
ओके, वैसे तो ज्यादा तरीके हैं, बट जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। इससे आप यूज करके आप ईएमएफ आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। बाद में हम देखेंगे कि ईएमएफ निकालने के लिए मोशनल ईएमएफ यूज करेंगे या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, वो सब बिल्कुल सही बात है, बट आपका जो सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, उसको माइनस d∅dt किया और ईएमएफ आपका आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया डन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 2a। तो साथ साथ डायग्राम भी देखिए, डायग्राम भी एकदम क्लियर है। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर्स, यानी कि यहां की बात हो रही है, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर्स, at the point of crossing, the wires remain electrically insulated from each other. Okay, the entire loop lies in the plane of the paper. A uniform magnetic field B points into the plane of the paper. At t is equal to 0, the loop starts rotating about the common diameter as axis with constant angular velocity in the magnetic field. Which of the following options is or are correct? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सिचुएशन समझ लीजिए, फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो हर एक ऑप्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बट पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है दैट नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा टी। अगला ऑप्शन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगला ऑप्शन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स is equal to the amplitude of maximum EMF induced in the smaller loop alone. अगला क्या है, द EMF induced in the loop is proportional to the sum of areas of the two loops. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लूप्स के थ्रू फ्लक्स निकालूंगा और उसको डिफरेंशिएट करके मैं EMF निकालूंगा। वे क्वेश्चंस EMF के ऊपर है। ओके, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करने के लिए हमें लूप को एक सेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सेंस कैसा दे रहा हूं लूप को, मैं लूप को ऐसा क्लॉकवाइज सेंस दे रहा हूं, ठीक है। तो जो बड़ा एरिया वाला लूप है उसको मैं क्लॉकवाइज सेंस दे रहा हूं। ओके, अब ये मैंने दिया, तो अब क्या होगा कि जो छोटा वाला लूप है, वायर यहां पे ट्विस्टेड है, इस छोटे वाले लूप के थ्रू जो सेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लूप को जो हमने सेंस दिया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। तो बड़े वाले लूप के लिए एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, अगर आप क्लॉकवाइज करोगे, मैं आपके डायरेक्शन में करता हूं, क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या आएगा, वो इनवर्ड्स आएगा, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो यहां जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, यहां अंदर बना देता हूं मैं, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन यहां पे हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो अंदर की तरफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना, 2a। और वहीं छोटे वाले लूप के लिए क्या होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज कर्ल करूं तो बाहर की तरफ आएगा, यानी कि एरिया वेक्टर यहां पे बाहर की तरफ आ जाएगा और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, a। तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया भी प्लेनर है, यानी कि डायरेक्टली हम फ्लक्स के लिए B.A यूज कर सकते हैं। ओके,
ऑलराइट, अब क्या हुआ है कि किसी टाइम टी पे हमें फ्लक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है उस सिचुएशन में क्या होगा? टी टाइम में ये कितना रोटेट करेगा? ये ओमेगा टी रोटेट करेगा। तो अभी अगर बड़े वाले लूप के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर अगर रोटेट होता है, कितना रोटेट होता है? ओमेगा टी रोटेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? उसके बीच का एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, है कि नहीं? तो मैं फ्लक्स किसके लिए लिख रहा हूं? बड़े वाले लूप के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? बी, एरिया कितना है? एरिया है 2a, और क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं? हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल कितना हो गया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का? ओमेगा टी, यानी कि आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट? ओके, अब छोटे वाले लूप की बात कर लेते हैं। अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी उनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब अगर लूप रोटेट करता है ओमेगा टी से तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, वो आप आराम से देख सकते हैं, वो हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी, है कि नहीं? तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस पाई माइनस ओमेगा टी, यानी कि मैं कह सकता हूं ये कितना हो गया? ये हो गया 2ba कॉस ओमेगा टी, और यहां से आ जाएगा माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस पाई थीटा, यानी कि फाइनली फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये फ्लक्स है थ्रू द एंटायर लूप, करेक्ट? ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ कितना होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी, और अगर माइनस डी फाइव बाई डी टी आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर है या नहीं? यहां पे सबसे क्रिटिकल इस क्वेश्चन में है कि आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सही लेना है, ठीक है? अगर यहां तक क्लियर है तो अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम जाके ऑप्शंस चेक करेंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ऑलराइट, इतना क्लियर है, यानी कि ईएमएफ आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब चलते हैं ऑप्शंस चेक करते हैं। ईएमएफ है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? ओके, अब ऑप्शन ए देखते हैं। द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहां पे दिख रहा है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बी चेक करें। बी में क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि ईएमएफ, करेक्ट? तो ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा? जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा, करेक्ट? यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट? तो ए और बी हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑप्शन सी। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम net EMF induced due to both the loops is equal to the amplitude of maximum EMF induced in the smaller loop alone. अब दोनों लूप को ब्रेक करके अगर हम देखें, दोनों लूप को अगर ब्रेक करके देखें, ठीक है, यानी कि इसी स्टेज पे अगर हम EMF इंड्यूस्ड निकाल लें, ठीक है, यहीं पे हम माइनस डी फाइव बाई डी टी कर दें, उस केस में EMF कितना आएगा? उस केस में इसके कारण EMF कितना आएगा? ये आ जाएगा 2ba ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसके कारण क्या आ जाएगा? इसके कारण आ जाएगा माइनस ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। चेक कर लीजिए, ठीक है, माइनस डी फाइव बाई डी टी कर रहे हैं। याद रखिएगा क्या कर रहे हैं हम? माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होके इतना ही आ जाता है, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट लूप, ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंड लूप। अब फर्स्ट लूप के लिए मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 2ba, ओमेगा का टर्म भी होगा यहां पे, वो मिस हो गया है, ओमेगा भी यहां आएगा, करेक्ट? डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा भी आएगा। तो पहले लूप के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो कितना है?
2 BA ओमेगा, और दूसरे लूप के लिए जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो कितना है, BA ओमेगा। करेक्ट। यानी कि अगर ऑप्शन को वापस चेक करें तो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स, ठीक है, ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप। तो बोथ द लूप के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो कितना है, BA ओमेगा, और स्मॉलर लूप के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो भी है BA ओमेगा, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स। ठीक है, तो वापस चलते हैं इस इक्वेशन पे। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इस ईएमएफ को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर यहां हम लिख सकते हैं 2a माइनस ए। ओके, तो अब ईएमएफ प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके, ये है एरिया ऑफ द बिगर लूप, ये है एरिया ऑफ द स्मॉलर लूप, तो दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ना कि दोनों के सम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो ऑप्शन कैसा होगा, ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी कि सारे एनालिसिस करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस बी और सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पे फिर से थोड़ी देर वेट करता हूं। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी नोट कर ही चुके हैं, बट जो भी छोटा मोटा बचा है वो आप नोट कर सकते हैं, और इस ऑप्शंस को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि हमने सही मार्क किया है या नहीं। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए। ऑलराइट, तो ये क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो आंसर हमारा आ चुका है। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, बी और सी करेक्ट ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू मेटालिक पैरेलल रेल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। ठीक है, जो PQ वायर है उसका रेजिस्टेंस भी है। अ रॉड PQ ऑफ मास M लेंथ L, ओके सॉरी, कैपिटल R रेजिस्टेंस इस सर्किट में है, और इस रॉड का मास है M, लेंथ है L, और रेजिस्टेंस है स्मॉल r, एंड इट कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द रेल्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स टू बी अप्लाइड टू मूव द रॉड PQ with the constant velocity V0, neglect the friction and resistance of the rail। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, वो तो काफी एविडेंट है। इस क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ के ऊपर। तो मान लेते हैं ईएमएफ के सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। जो हमारा रॉड है जो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रॉड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड और वेलोसिटी ऑफ द रॉड अगर आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है BVL। ठीक है, और पोलैरिटी कैसे देखते हैं, पोलैरिटी कैसे देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो V क्रॉस B करेंगे। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलता है, V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू है, V कैसा है, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, B ऐसा, यानी V क्रॉस B करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, V क्रॉस B किया हमने, सॉरी B अंदर की तरफ है,
तो V क्रॉस B किया तो हमने ऊपर की तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, V क्रॉस B किया हमने, किस डायरेक्शन में आया V क्रॉस B, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, नेगेटिव, नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, है कि नहीं। यानी कि ये एक बैटरी की तरफ बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ कितना है, बीवीएल, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो एक चलता फिरता बैटरी बन जाएगा जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है, ऊपर की तरफ। तो हर बार इलेक्ट्रॉन का फोर्स नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वही हमें पॉजिटिव पोलैरिटी का डायरेक्शन देगा। करेक्ट, ओके। अब एक सिमिलर केस है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है हमें, बट रिवाइज कर रहा हूं तो वो भी बता देता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, रॉड का लेंथ L है और वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है। वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। एक हो जाएगा V पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल मतलब अलोंग द रॉड, और एक हो जाएगा V परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर टू द रॉड। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है, इस केस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है V B परपेंडिकुलर इनटू L। तो जो पैरेलल वेलोसिटी है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती ईएमएफ को, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है सिर्फ वही ईएमएफ को कंट्रीब्यूट करती है। तो ईएमएफ इस केस में कितना हो जाएगा, बी वी परपेंडिकुलर इनटू एल, और वही आपको करना है वी क्रॉस बी करके पॉजिटिव पोलैरिटी का डायरेक्शन निकाल लेना है। क्लियर, इसमें कोई तकलीफ, क्लियर है बिल्कुल, ओके। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओके। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी नॉट बी एल, इसका खुद का रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस आर हो गया यहां पे, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो ये इसका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि करंट कितना हो जाएगा इस केस में, करंट इस केस में हो जाएगा ईएमएफ यानी कि बी वी नॉट एल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर, है कि नहीं, ओके। तो करंट निकल गया हमारा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रॉड में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। करेक्ट, रॉड में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स हो जाएगा ILB, है कि नहीं। ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। फोर्स हो जाएगा ILB, यानी I ऑलरेडी हमें पता है, B और L से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो ये तो आ गया फोर्स, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, L क्रॉस B से निकालते हैं। तो फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस B, है कि नहीं। फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस B, एंड ऑब्वियसली ये तब की बात हो रही है जब मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है और आपका जो कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, तो F हो जाता है IL क्रॉस B। L का डायरेक्शन क्या होता है, जो I का डायरेक्शन होता है, यानी अब सिंपली क्या कर देना है, हमें L क्रॉस B कर देना है। तो L का डायरेक्शन कैसा है, L का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, यानी L क्रॉस B किधर देगा मुझे, टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किधर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाना चाहिए 0, यानी कि जो फोर्स इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो FB के बराबर ही होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यानी कि मेरे फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से अप्लाई किया, आंसर हमने निकाल लिया। तो यहां मैं कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, हालांकि ये बहुत सिंपल चीज है, कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत बन जाएगा, बट फिर भी अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए ये हो गया डन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 2L, तो डायग्राम देखिए, इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 2L and resistance 2R and it is rotating about its center, find the current flow in the ring. Both the ends of the rod are touching the conducting ring. ठीक है, तो ये जो रॉड है ये रोटेट कर रहा है एक मेटल रिंग के ऊपर। पॉइंट O और C के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। रॉड का भी रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखना है। तो इस रिंग के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि रॉड अब रोटेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हमारे पास एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। इस पॉइंट के अबाउट अगर ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द रॉड, तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है, मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, आपको वो डेरिवेशन हालांकि पता होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होना चाहिए। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमें डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी भी निकालना है। तो अगर रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो रॉड की वेलोसिटी कैसी होगी, रॉड की वेलोसिटी ऐसी होगी, है कि नहीं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है गोइंग इनटू द प्लेन, वेलोसिटी कैसी है, ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन, वेलोसिटी कैसी, ऊपर। v क्रॉस b करेंगे तो लेफ्ट साइड मिलेगा पॉजिटिव पोलैरिटी। यानी कि ये एक ईएमएफ या एक बैटरी की तरह काम करेगा जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उल्टा होता तो बात अलग हो जाती, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम रॉड OA से इसको कंपेयर करें तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव पोलैरिटी को होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये रिजल्ट किसके लिए है, सेंटर और पेरिफेरी के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, किसके बीच में, सेंटर और पेरिफेरी के बीच में। ठीक है, यानी कि ये जो रॉड है OA, ये कैसे बिहेव करने लगेगा, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा ऐसा। और रॉड OD वो भी उसी सेंस में रोटेट कर रहा है, यानी कि उसकी भी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर आएगी, सेंटर की तरफ। ठीक है, यानी ये कैसे बिहेव करने लगेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इसके ऊपर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो हम क्या करते हैं, इसके एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तब ये जो रिंग है ये कंडक्टिंग रिंग है, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट D क्या सेम पॉइंट्स हैं, ये कंडक्टिंग रिंग से जॉइंट है, बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सेम ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास O और ये रहा A या D, दोनों भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ओके, तब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक बैटरी है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी टुवर्ड्स O है, और इसका एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो ये हो गया E और ये हो गया R। E का वैल्यू कितना, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। करेक्ट, ओके।
फिर क्या है, ये जो ओडी रॉड है ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है, और इसकी जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो भी सेंटर की तरफ है। इसका भी ईएमएफ सेम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो पूरे रॉड का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 2L दिया हुआ है, यानी कि इस रॉड का भी रेजिस्टेंस R होगा, इस रॉड का भी रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टर है ये किन पॉइंट्स के बीच में है, ये O और C के बीच में है। अब आप देख लीजिए A, C और D सारे सेम पॉइंट्स हैं कि नहीं, सारे एक मेटल रिंग के ऊपर ही हैं, सारे एक सिंपल कंडक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट्स सेम ही हैं, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा। करेक्ट, तो हमें करंट कहां निकालना है, हमें करंट यहां निकालना है। करेक्ट, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हमें यहां पे करंट निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब ये जो E और R है और ये जो E और R है, ये क्या है, ये दोनों बैटरीज जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है तो उसका इक्विवेलेंट हम डायग्राम बना सकते हैं क्या, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना लेते हैं। तो इन दोनों बैटरी को जो कि पैरेलल में है उनको क्लब करके एक ही बैटरी बना देते हैं। अब दोनों पैरेलल में है और आइडेंटिकल बैटरीज हैं, इनका ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, यानी कि नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, याद कीजिए ये रिजल्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, नेट ईएमएफ उतना ही हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हो जाएगा, यानी कि R/2, यानी कि करंट फाइनली कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, करंट हो जाएगा E का वैल्यू कितना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R प्लस R/2, है कि नहीं। करंट यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑलराइट, डन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज कन्फाइंड टू अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, साथ साथ आप डायग्राम भी देखते जाइए। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ dv by dt. An electron with charge E and mass m placed at the point P on the periphery of the field experiences an acceleration. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक्सेलरेशन बताना है, यानी कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें बेसिकली पता लगाना है। तो ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस वजह से लगता है? एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस वजह से लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लग सकता है, बट यहां से क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही लग रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने किसकी बात की थी? हमें मोशन